यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जहां सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है, लेकिन सवाल मेट्रो पर हो रही सियासत का है, क्योंकि 9 स्टेशन पर दौड़ने वाली कानपुर मेट्रो का अगला स्टेशन 2022 होगा, जहां मेट्रो को चुनावी हथियार बनाकर जमकर हमला होगा। खत्म हुआ इंतजार, पूरा हुआ सपना। कानपुर मेट्रो में स्टेशन 9 40 लाख लोगों की बनेंगी लाइफलाइन। कानपुर के लाखों लोगों के सफर का अंदाज बदलने वाला, क्योंकि जिस शाही मेट्रो का इंतजार कानपुर वासी लंबे समय से कर रहे थे, उसके सफल ट्रायल का शुभारंभ कर सीएम योगी ने कानपुर को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना और जय प्रताप सिंह इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। अब 1 महीने से 1.5 महीने के भीतर मेट्रो को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। कानपुर मेट्रो में पहले फेज में करीब 9 किलोमीटर का सफर होगा, जिसमें ITI, कल्याणपुर, SPM, विश्वविद्यालय, गुरुदेव, गीतानगर, रावतपुर, LN, मोती झील को मिलाकर 9 स्टेशन होंगे। जानकारी के मुताबिक इसका फायदा कानपुर के 40 लाख लोगों को होगा। कानपुर मेट्रो शुरू होने के बाद यूपी देश का पहला राज्य बन गया है, जहां 5 शहरों में मेट्रो चल रही है। इन शहरों में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और अब कानपुर भी शामिल हो गया है। कानपुर मेट्रो के प्रारंभ होने के साथ ही उत्तर प्रदेश अपने 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य होगा। सीएम योगी का दावा है कि यूपी में मेट्रो की रफ्तार आने वाले दिनों में और तेज होगी, कि मेरठ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में भी मेट्रो रेल चलाने का काम जोरों पर है। कानपुर वासियों को जो सुविधा प्राप्त हो रही है, मैं इसके लिए कानपुर के नागरिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और उनकी पूरी टीम को समय से पहले इस ट्रायल रन के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं। वाराणसी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहीं गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद। इसी तरह प्रयागराज धर्म के संगम का केंद्र है, जबकि आगरा टूरिज्म का सबसे बड़ा हब है। मतलब मेट्रो के जरिए विकास का नया खाका खींचने की कोशिश हो रही है। और जब बात विकास की हो, तो इसका जिक्र चुनाव में भी जमकर होगा, क्योंकि भाजपा यूपी चुनाव में काम और अपने विकास को आधार बनाकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन क्या इसका फायदा भाजपा को चुनाव में होगा? क्योंकि 2017 में लखनऊ मेट्रो का ट्रायल अखिलेश यादव ने भी किया था, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। ऐसे में क्या योगी सरकार पुरानी कहावत को बदल पाएगी? क्या मेट्रो के दम पर यूपी में जीत का परचम लहरा पाएगी? ये देखना होगा। कानपुर से ABP गंगा के लिए रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। और अब बात पहले अखिलेश और राजभर की। जिन्ना की तारीफ दिल खोल कर इन्होंने की, क्योंकि यूपी की राजनीति में जिन्ना का जिन्न पीछा नहीं छोड़ रहा। पहले अखिलेश ने जिन्ना की तुलना सरदार पटेल और महात्मा गांधी से की। अब उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने जिन्ना को लेकर ऐसा बोल दिया कि यूपी का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। भाजपा पर निशाना, जिन्ना बने सहारा। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। क्या सुभाषपा को जिन्ना दिलाएंगे जीत? यूपी में पीछा नहीं छोड़ रहा जिन्ना का जिन्न। पहले अखिलेश, अब राजभर। जिन्ना प्रेम दिल खोलकर। जहां भाजपा यूपी जीतने के लिए अपने काम को अपना हथियार बनाकर चुनावी मैदान में है, वहीं अखिलेश यादव और उनके दोस्त OP राजभर जिन्ना को हथियार बनाकर यूपी फतेह की तैयारी में है। अब इसे गठबंधन का असर कहें या कुछ और, क्योंकि अब ओम प्रकाश राजभर ने भी जिन्ना प्रेम खुलकर जाहिर कर दिया है। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक हैं उनके विचार को पढ़िए, वो क्यों उनकी तारीफ करते थे। राजभर से पहले
हरदोई में अखिलेश यादव ने जिन्ना को गांधी, पटेल और नेहरू के समकक्ष सच्चा स्वतंत्रता सेनानी बताया था, तब खूब बवाल मचा था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन राजभर ने तो जिन्ना प्रेम में अखिलेश को भी पीछे छोड़ दिया है और भाजपा ने इसे हाथ आया मौका समझकर राजभर समेत अखिलेश पर हमला बोल दिया। मोहम्मद अली जिन्ना को कुछ राजनीतिक दलों ने अलादीन के चिराग का जिन्न समझ लिया है और लग रहा है कि ये मनचाही मुराद पूरी कर देगा, वोट इनको दिला देगा, वोटों से झोली भर देगा। लेकिन शायद उन्हें ये मालूम नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना को ये देश खलनायक मानता था, खलनायक मानता है और खलनायक ही मानता रहेगा। जितना जिन्ना का नाम लेंगे उतना ही इनको नुकसान होगा। ये वोट बैंक की जिस चाह में लगे हैं, तुष्टीकरण की जिस चाहत में है, ये इसका खामियाजा विधानसभा के चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या सच में जिन्ना को हथियार बनाकर अखिलेश और राजभर जीत का ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं? क्योंकि सच तो ये है कि जिसने जिन्ना का नाम लिया है उसके हाथ जले हैं। अब अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के कितने जलेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि चुनावी मौसम में नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक विवादित बयान हाल ही में भाजपा के साथी संजय निषाद ने भगवान राम को लेकर दिया था और भगवान राम को राजा दशरथ का पुत्र मानने से ही इनकार कर दिया था। राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ठ कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद। संजय निषाद का बयान भाजपा के लिए भी किसी झटके से कम नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करे। तब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था, राम के खिलाफ कोई भी कुछ कहे ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं समझता भगवान श्री राम जी और उनके बारे में किसी प्रकार की विवादित टिप्पणी मैं ना सुन सकता हूं और ना मैं उस पर कोई बोल सकता हूं। लेकिन सवाल बड़ा है कि नेता जुबान फिसल गई या उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, ऐसे तर्क भी नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? और अगर है तो क्या इससे यूपी की सत्ता मिलेगी? क्योंकि कोई भगवान राम के खिलाफ कुछ कहे ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही ये कि मोहम्मद अली जिन्ना बंटवारे का सबसे बड़ा खलनायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात नक्कालों से सावधान, क्या प्रतिज्ञा से आएगी कांग्रेस में जान? क्योंकि यूपी में कांग्रेस का सूखा खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी अब तक 9 प्रतिज्ञा ले चुकी है। लेकिन सवाल कांग्रेस की उस परीक्षा का है जो पिछली बार लीक हो गई थी और इस बार कांग्रेस की मंजिल लखनऊ की गद्दी है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रियंका का ऐलान, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कर्मियों का पूरा सम्मान। क्या प्रतिज्ञाओं से खत्म होगा कांग्रेस का 32 साल का सूखा? 22 के विजय पथ पर कांग्रेस की अग्नि परीक्षा। यूपी में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस के अच्छे दिन लौटाने की जिम्मेदारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधे पर, जिसे पूरा करने के लिए प्रियंका प्रतिज्ञा पर प्रतिज्ञा लेती जा रही हैं। और अब प्रियंका ने 9वीं प्रतिज्ञा प्रदेश की आशा वर्कर और आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को लेकर की है। प्रियंका ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो आशा बहनों और आंगनबाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपए प्रतिमाह का मानदेय देंगी। मतलब प्रियंका ने महिलाओं को लेकर एक और बड़ा कार्ड खेला है, क्योंकि अब तक प्रियंका महिलाओं को लेकर 4 बड़े ऐलान कर चुकी हैं, जिसमें पहला ऐलान महिलाओं को 40% टिकट देने का है, छात्राओं को फ्री स्कूटी और स्मार्टफोन देने का वादा है, गरीब महिलाओं को 1 साल में 3 मुफ्त सिलेंडर देने की बात है और आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स को 10,000 मानदेय देने का ऐलान है। लेकिन जहां प्रियंका प्रतिज्ञाओं के जरिए महिलाओं को साध रही हैं, तो वहीं कांग्रेस यूपी में खुद को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर प्रवक्ताओं और मीडिया कोऑर्डिनेटर की परीक्षा लेने जा रही है।
लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इस बार कांग्रेस की ये परीक्षा बिना किसी विवाद के पूरी होगी? ऐसे वक्त जब विधानसभा चुनाव लगभग सिर पर है और सभी सियासी दल कमर कस मैदान में हैं, तब कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं के चयन के लिए परीक्षा का आयोजन करने जा रही है। यही वजह है कि बाकी सियासी दल सवाल उठा रहे हैं कि जब कांग्रेस के पास प्रवक्ताओं तक के चेहरे नहीं तो आने वाले चुनाव में पार्टी उम्मीदवार कहां से लाएगी। 2018 में जब राज बब्बर ने कांग्रेस प्रवक्ताओं के पैनल को भंग किया था, तब परीक्षा के लिए विशेष तौर पर पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी और नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर रोहन गुप्ता को भेजा गया था, लेकिन दिल्ली से भेजे गए प्रश्न पत्र लीक हो गए। 1.5 घंटे की परीक्षा में करीब 70 नए और पुराने चेहरे शामिल हुए थे। लिखित परीक्षा के दौरान नकल को लेकर भी काफी हंगामा हुआ था। ऐसे में क्या इस बार परीक्षा बिना नकल या पर्चा लीक के पूरी होगी? इस बार 2018 की परीक्षा में चयनित हुए डॉक्टर उमाशंकर पांडे को ही परीक्षा का संयोजक बनाया गया है। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं जिलेवार इन परीक्षाओं को आयोजित करूं और अच्छे लोगों को, योग्य लोगों को, क्षमतावान लोगों को, जनसंपर्क वाले लोगों को निकालकर पार्टी की बात को रखने के लिए, जनता की बात को रखने के लिए, अपने जनपद की बात को प्रियंका गांधी जी की आवाज़ के साथ जोड़कर उनको आवाज़ देने वाले लोगों को निकाल कर लाए। लेकिन जिन प्रश्न को लेकर पर्चा लीक किया गया, जिनके जवाब में बड़े बड़े नेता फेल हो गए, अब उनके बारे में भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल एवं जिले तथा ब्लॉक हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी आरक्षित सीटें हैं? 2004-2009 में कांग्रेस कितनी सीटों पर जीती थी? लोकसभा 2014 एवं 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रतिशत मत मिले हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा में कितनी विधानसभा सीटें आती हैं? किन लोकसभा सीटों पर मानक से कम या ज्यादा विधानसभा सीटें हैं? योगी सरकार की असफलता के प्रमुख बिंदु क्या हैं? मनमोहन सिंह सरकार की उपलब्धियां क्या क्या थी? आज समाचार पत्र में 3 प्रमुख खबरें क्या है जिन पर कांग्रेस प्रवक्ता बयान जारी कर सके? प्रमुख हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू अखबार तथा चैनलों के नाम क्या है? इन सवालों का जवाब प्रवक्ता देते उससे पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गए और लीक होने के बाद जमकर नकल हुई। यही वजह है कि अब भाजपा के साथ साथ सपा भी कांग्रेस की इस परीक्षा को लेकर हमलावर है। ये परीक्षा तो पार्टी के अध्यक्ष के लिए भी होनी चाहिए। राहुल गांधी जी लगातार चुनाव दर चुनाव फेल होते रहे, चुनाव हारते रहे हैं, बावजूद इसके नेतृत्व की कोई परीक्षा उनके यहाँ नहीं हो रही है। अक्षम नेतृत्व, असफल नेतृत्व, बार बार अलग अलग समय पर उनको लगातार सत्ता मिल रही है, पार्टी के भीतर नेतृत्व मिल रहा है। प्रियंका वाड्रा जी को किस काबिलियत के आधार पर उत्तर प्रदेश में उनको प्रभारी बनाया है, इसकी भी परीक्षा होनी चाहिए। मतलब जितनी चुनौती प्रियंका गांधी के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की है, उतनी ही कांग्रेस के ऊपर अपनी परीक्षा को बिना नकल के कराने की है। क्योंकि अगर कांग्रेस को सच में खुद को मजबूत करना है तो कम से कम परीक्षा तो बिना नकल के ही पास करनी होगी। ऐसी ही एक परीक्षा कांग्रेस ने 2018 में भी कराई थी, लेकिन तब परीक्षा में एग्जामिनर रही कांग्रेस की नेता ने 2019 में ही कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ शिवसेना का दामन थाम लिया था। अब देखना होगा कि इस बार की परीक्षा का परिणाम क्या होता है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब बात अयोध्या, मथुरा, काशी 22 की बाजी की। योगी आदित्यनाथ ने भगवान कृष्ण की नगरी से पश्चिम को साधते हुए बड़ा दांव चला। भाजपा की कोशिश जहां अयोध्या के जरिए अवध, काशी से पूर्वांचल और मथुरा से पश्चिम फतह करने की। अयोध्या, मथुरा, काशी किसके हाथ आएगी यूपी की बाजी? कृष्ण नगरी से योगी का दांव, ब्रज में जमाए पांव। यूपी की चुनावी पिच पर अगर कोई सबसे ज्यादा खोलकर खेल रहा है तो वो है सीएम योगी, क्योंकि अयोध्या से अवध, काशी से पूर्वांचल को साधने वाले योगी ने पश्चिम को साधने के लिए भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा को अपना हथियार बनाया। ये तीनों ही धर्म की सबसे बड़ी नगरी है, लेकिन जब सीएम योगी मथुरा में पहुंचे तो अलग अवतार में दिखे। सीएम योगी ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए, साधु संतों के साथ भोजन किया, ब्रज में हुनर हाट का उद्घाटन कर आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन कैसे होना चाहिए, आयोजन हमारे तीर्थ कैसे जगमगाने चाहिए। और भाइयों बहनों,
बरसाना का रंगोत्सव का कार्यक्रम भी हमें हर साल इसका आनंद लेने का अवसर प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी मुझे स्वयं इस बार यहाँ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।